जोहार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। छोटा नागपुर का प्रारंभिक इतिहास, बिगिनिंग ऑफ छोटा नागपुर हिस्ट्री, इसके बारे में आज हम लोग जानने की प्रयास करते हैं इस वीडियो पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर भारत के झारखंड राज्य का एक प्रमुख पठारी क्षेत्र है। यह छोटा अर्थात छोटा और नागपुर मतलब नाग जाति या नागवंशी राजाओं से जुड़ा स्थान से मिलकर बना है। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी नागवंशी राजाओं का गढ़ था, इसलिए इसका नाम छोटा नागपुर पड़ा। मतलब ये जो छोटा नागपुर है उसमें पहले यहाँ पर नागवंशी जो राजाओं थे, मुंडा राजाओं थे, इनका एक शासन चल रहा था, उनकी व्यवस्था चल रहा था। यहाँ पर बड़ा बड़ा राजाओं का किला महल आदि बनाया गया है ये छोटा नागपुर में। जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बिहार में रोहतासगढ़ है, तो मुंडाओं का गढ़ है। ठीक है, मुंडाओं का गढ़ है। फिर उरांव मुंडा जो आदिवासियों था उनका एक गढ़ है। फिर आपका इधर आ जाएगा रातू में किला है, ये आपका मुंडाओं का किला है। रातू महल ये किसका है? मुंडाओं का है। पहले नागवंशी जो राजाओं थे उनका एक गढ़ है यहाँ पर। ऐतिहासिक काल, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पत्थरों, औजारों और गुफा चित्रों के प्रमाण बताते हैं कि यह क्षेत्र पाषाण युग से ही मानव बस्तियों का केंद्र रहा है। मतलब छोटा छोटा जो पत्थर है, औजार है, जो चित्रकला बना हुआ है दीवारों पे, पत्थरों पे बना हुआ है, गुफाओं पे, ये प्रमाण जो हमको बताता है वो कि इसे क्या दर्शाता है कि ये बहुत पाषाण युग से ही मानव इस छोटा नागपुर में रहते आए हैं। तो इससे यह साबित होता है कि पाषाण युग से ही मानव इस छोटा नागपुर इस धरती पे मतलब रहते आ रहे हैं। यहाँ के लोग उस समय शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। मतलब यहाँ छोटा नागपुर के लोग अधिकतर उस समय जब राजाओं का गढ़ चल रहा था, मुंडाओं का शासन चल रहा था, नागवंशियों का जब शासन चल रहा था, उस समय यहाँ के लोग मतलब अपना शिकार और संग्रह पर ही निर्भर थे। मतलब शिकारी करते, जंगल में जाते, अपने जो भी पेट भोजन के तलाश में लोग शिकार करने जाते थे। और संग्रह मतलब कोई भी चीज़ को इकट्ठा करता था, संग्रह मतलब एकजुट करता था। मतलब अपने मान लीजिए कोई खाने वाली चीज़ है, उसको एक संग्रह करने में, जमा करने में वो निर्भर थे। पुरातत्वविदों को यह यहाँ कई जगहों पर मेथोलिथिक जो मध्य पाषाण युग मतलब बीच का जो पाषाण युग होता है उसमें एक अवशेष मिले हैं। इसको किनको तो ये यहाँ के जो लोग थे वहाँ जब जो शासन कर रहे थे, जो यहाँ पर थे उस समय, उन सभी को मतलब आदिवासियों को। आगे हम लोग देखते हैं आदिवासी सभ्यता का विकास। जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी आदिवासी सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, इसका जो 3-4 पॉइंट है उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। जैसे छोटा नागपुर का क्षेत्र आदिवासी संस्कृति का केंद्र रहा है, राइट। जो छोटा नागपुर है, जो हमारा झारखंड है, झारखंड भी आएगा, बिहार भी आएगा, चल हाँ, झारखंड जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि आदिवासियों की संस्कृति का केंद्र माना जाता है। क्योंकि यहाँ आदिवासियों की जो संस्कृति वो बड़ी ये झलक देखती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। हर एक जनजाति का अलग अलग रीति रिवाज है, पहनावा ओढ़नावा है, संस्कृति है, भाषा है। तो क्या होता है कि यहाँ पर सबसे अधिक संस्कृति छोटा नागपुर को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्कृति आदिवासियों की है तो वो छोटा नागपुर में है। यहाँ मुंडा, उरांव, संस्थाल हो और खड़िया जैसे जनजातियाँ निवास करती है। छोटा नागपुर में कौन कौन सी जाति निवास करते हैं? उरांव, मुंडा, संस्थाल हो और खड़िया जनजाति जैसे जातियाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे जनजातियाँ जो यहाँ छोटा नागपुर में निवास करते हैं। और भी जाति हैं, छोटे छोटे और भी जाति हैं, बट वो भी है, जैसे लोहरा गुड़ाई तो वगैरह, और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ जनजातियाँ देखने को मिलता है, निवास करते हैं। तीसरा पॉइंट है इन जनजातियों ने अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, नृत्य, संगीत और परंपराओं को बनाए रखा है। देखते हैं यहाँ पर जितने भी आदिवासी है, जनजातियाँ हैं, वो अपना अपना संस्कृति, परंपरा, भाषा, ये सबको एक जो परंपरा है उनको बनाए रखा है, मतलब संजो के रखने का काम किया है, करता है। उनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत कठिन, संगठित और लोकतांत्रिक प्रकृति की थी। मतलब आदिवासियों की जो सामाजिक व्यवस्था था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा, ठीक है, रेडी ग्राम सभा, जो इनकी जो पढ़ा व्यवस्था, ये सारा कुछ जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये इन लोगों का लोकतांत्रिक था, राइट। नागवंश का उदय कब हुआ था उसको भी हम कहते हैं नागवंशी जो राजा था, नागवंश राजा था यहाँ पर, उनका उदय कहाँ पर हुआ था उसको हम लोग भी देखते हैं। नागवंश का उदय लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ था। 10वीं शताब्दी मतलब आज से हम बहुत साले हो जाएंगे। छोटा नागपुर का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश कौन था? नागवंश। नागवंशी राजाओं का शासन रांची, लोहरदगा और आसपास के इलाकों पर लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर ब्रिटिश काल तक रहा।
नागवंशी जो राजाएं थे, इसका शासन कहाँ कहाँ पर था? रांची, लोहरदगा के आसपास के इलाकों में, जैसे कुट्टी वगैरह इधर, किस लगभग 10वीं शताब्दी में से 10वीं शताब्दी से लेकर जब तक ब्रिटिश काल रहा था, जब तक अंग्रेज यहाँ पर रहे थे, तब तक यहाँ पर उसका राज्य चलते रहा था, मतलब उसका हुकूमत चल रहा था। नागवंश का पहला प्रमुख शासक कौन था? फणिनाथ सहदेव माना जाता है। फणिनाथ सहदेव जो नागवंश का प्रमुख शासक था, वो फणिनाथ सहदेव माना जाते हैं। इस वंश की राजधानी कुखरा और बाद में रांची बनी। जो नागवंश जब यहाँ पर शासन कर रहा था, फणिनाथ सहदेव माना जाता है, फणिनाथ सहदेव, तो उस समय इस जगह का, छोटा नागपुर जगह का राजधानी था, मतलब झारखंड जो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, उनका जो राजधानी था, उसको किस नाम से जाना जा रहा था? खुखरा। खुखरा नाम से जाना जा रहा था। बाद में ये चेंज हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया, और अभी रांची पड़ा है। जैसे हम लोग रहते हैं रांची में, तो रांची अभी पड़ा है, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? खुखरा। इन शासकों ने स्थानीय जनजातियों को संगठित किया और भूमि व्यवस्था विकसित की। फणिनाथ सहदेव माना जाता है वो नागवंश का पहला प्रमुख शासक था। ये क्या कर रहे थे कि जितने भी स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनजाति, जैसे उरांव, मुंडा हो, ये सारे कुछ जनजाति है, उनको क्या कर रहा था ये कि संगठित कर रहा था सबको। संगठित मतलब एकजुट कर रहा था, राइट, एकजुट कर रहा था। और जो उनकी भूमि व्यवस्था है उसको विकसित कर रहा है, मतलब विकास। जैसे खेती बाड़ी होता है तो उसमें फसलों की उगाई, कहीं और भी कुछ डेवलपमेंट धीरे धीरे करते आ रहा था। यह मध्यकालीन काल, ये 12वीं से 16वीं शताब्दी तक छोटा नागपुर पर नागवंशी राजाओं का प्रभुत्व बना रहा। इस दौरान मुस्लिम शासन, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने भी यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से कठिन होने के कारण पूर्णतः उनके नियंत्रण में नहीं आया। नागवंशी शासक अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्तता बनाए रखने में सफल रहे। देखिए, मध्यकालीन काल, इसमें क्या हो रहा था? इसके बीच में 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, जब छोटा नागपुर पर नागवंशी राजाओं का प्रभुत्व चल रहा था, उनका शासन चल रहा था, उसी दौरान मुस्लिम शासन जो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने भी यहाँ आने का प्रयास किया, यहाँ आके अपना प्रभाव डाल रहे थे कि वहाँ से आके फिर यहाँ भी अपना हुकूमत चलाए, अपना राज्य चलाए। लेकिन उनका कोशिश नाकामयाब रहा। यहाँ पर जो नागवंशी राजाओं था, उनमें सारे को में एक जुट होने की ताकत उनको यहाँ पर मतलब बसने नहीं दिया, मतलब आने नहीं दिया, जिससे क्या हो गया कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य छोटा नागपुर में बसने नहीं सके, मतलब यहाँ पर शासन उनका असफल रहा। नागवंशी शासक अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्तता बनाए रखने में सफल रहा। जैसे कि क्या हुआ, नागवंशी जो राजा थे यहाँ का, जो क्षेत्रीय था, वो अपना स्वायत्तता मतलब अपना यहाँ पर शासन बनाए रखा। देखिए, ब्रिटिश काल का आरंभ कब हुआ था? 1765 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार किया, मतलब उसमें हक जमाया, तब छोटा नागपुर भी धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रभाव में आया। इसमें 1765 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अपना हुकूमत जमाने लगा, तो उसके कारण धीरे धीरे अंग्रेज लोग, मतलब अपना जो छोटा नागपुर है उसमें भी धीरे धीरे आने लगे अंग्रेज लोग, और यहाँ आके प्रभाव डालने लगे। अंग्रेजों ने यहाँ जमींदारी व्यवस्था लागू की और आदिवासियों की पारंपरिक भूमि छीन ली। अंग्रेज जब आए 1765 ईस्वी में, जब आए अंग्रेज लोग, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कि यहाँ आने के तुरंत बाद वो सब धीरे धीरे यहाँ की जो जमीन व्यवस्था, धीरे धीरे जमीनों को, उनकी जो पारंपरिक भूमि है उसको छीनने की प्रयास कर रहा था। एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम है जमींदारी व्यवस्था, उन्होंने लागू की, और धीरे धीरे जो आदिवासियों की यहाँ पारंपरिक भूमि है, संस्कृति, इस पर उन्होंने अपना हक जमाने लगा। इसके विरोध में कई विद्रोह हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है बिरसा मुंडा उलगुलान सिद्धू कान्हू का संस्थाल विद्रोह। इसके विरोध में जो जमींदारी व्यवस्था बनाया था अंग्रेजों ने, उनकी जो भूमि है उसको छीन रहे थे, तो उनके विरोध में आदिवासियों ने मुख्यतः दो विद्रोह चलाए थे उस समय 1765 ईस्वी में। पहला था बिरसा मुंडा का उलगुलान, पहली बार जो पहला आंदोलन चला था वो बिरसा मुंडा का उलगुलान। 1899 से 1900 के बीच कौन सा आंदोलन चला था? बिरसा मुंडा का आंदोलन। दूसरा सिद्धू कानू मतलब संथाल विद्रोह, जो 1855 से 1856 के बीच चला था। मोहम्मदन काल,
इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में मोहम्मदन और मुगल काल कब से कब तक चला और किसने चलाया। भारत के इतिहास में मध्यकाल लगभग लगभग 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, मोहम्मदन काल जब मुगल काल दोनों 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी के बीच चला था। कौन? मोहम्मदन काल। इसको हम लोग मुगल काल भी कर सकते हैं, मुगल काल भी कर सकते हैं। वह समय था जब भारत में इस्लामी शासकों का प्रभाव बढ़ा और मुगल साम्राज्य ने अपनी शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारत को एक नई दिशा दी। इसमें क्या हुआ था कि जब इसमें मुस्लिमों की शासक था, मुस्लिमों का साम्राज्य था भारत में, कब से कब तक था? 1206 से 1707 ईस्वी तक मुस्लिमों की यहाँ पर साम्राज्य था, मतलब मुस्लिमों की शासक था पूरे भारत में। तो अपनी शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारत को एक नई दिशा दी उन्होंने। कुछ तो प्रभाव नहीं किया, लेकिन जो यहाँ जब मुस्लिमों की शासक चल रहा था उसमें एक भारत को नई दिशा प्रदान की थी, मतलब नई रास्ता बनाए दे रहे थे। पहला है मोहम्मदन काल, इस 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इस मोहम्मदन काल 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इस काल को दिल्ली सल्तनत काल भी कहा जाता है। मोहम्मदन काल को कौन सा काल कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल भी कहा जा सकता है, मतलब कहते हैं। इस काल की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। मोहम्मदन काल का शुरुआत किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसने मोहम्मद गौरी को मृत्यु के बाद शासन मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ शासन कर रहे थे, उससे पहले मोहम्मद गौरी यहाँ पर शासन कर रहे थे। उनके मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अपना शासन व्यवस्था संभाला। इसके प्रमुख वंश हैं जैसे मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला है मोहम्मदन काल जो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच चला। तो उसमें क्या हुआ कि एक इन लोग का एक वंश चला जिसमें क्या होता है कि एक एक काल चला, मतलब खिलजी, उसको भी हम लोग देखते हैं। गुलाम वंश, ये कब से कब तक चला? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। इसका संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो प्रमुख शासक था वो कौन था? इल्तुमिश रजिया सुल्ताना और बलबन। गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन था अगर कहा जाए तो आप इल्तुमिश रजिया सुल्तान बलबन, ये गुलाम वंश के प्रमुख शासक था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था, जो आप लोग देख सकते हैं कुतुब मीनार। इसका शुरुआत भी इसी वंश में हुआ था। कौन सा वंश में हुआ था? गुलाम वंश में, जो 1506 से 1290 ईस्वी के बीच में कुतुब जो मीनार है उनका निर्माण होना शुरू हो गया था, मतलब प्रारंभ हो गया था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक के बीच में खिलजी वंश चला था। यहाँ पर जो भारत में 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में कौन सा वंश यहाँ से चला था? खिलजी वंश। इसका मेन जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश के शासक थे वो कौन थे? उसका जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी। और इसका जो प्रमुख शासक था, इसमें जो प्रमुख राज कर रहा था भारत में 1290 से 1320 के बीच में जो शासक कर रहे थे, उसका अलाउद्दीन खिलजी नाम था। वो राजा का नाम था, यहाँ जो शासक कर रहे थे उस राजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो प्रमुख शासक थे खिलजी वंश के प्रमुख शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने मंगोलों को हराया और दक्षिण भारत तक अपना शासन फैलाया। अलाउद्दीन जो खिलजी थे वो मंगोल से जो आए हुए थे, मंगोलों को या अंग्रेजों को। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में चला था। वह इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। और इसका जो मेन शासक था यहाँ का भारत का, वो अलाउद्दीन खिलजी जो राजा थे वो उसका शासन था खिलजी वंश में। अलाउद्दीन ने मंगोलों को हराया और दक्षिण भारत तक अपना शासन फैलाया। मतलब अलाउद्दीन जो खिलजी थे, अलाउद्दीन तो राजा थे, वो क्या किया कि मंगोलों से आक्रमण किया, उनसे लड़ा, उनसे संघर्ष किया और उनको हराया और अपना साम्राज्य, अपना जो शासन है उनको दक्षिण भारत तक भी अपना फैलाया। उसके बाद आया तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 के बीच तक जो शासन चल रहा था वो तुगलक वंश का था। इसका जो प्रमुख शासक था वो गियासुद्दीन तुगलक,
मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये जो तीन शासक थे, जो ये जो तीन प्रमुख शासक थे, वो तुगलक वंश में अपना शासन चला रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपने असफल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। जो मोहम्मद जो बिन तुगलक है, वो अपना असफल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। जब इसका जो शासन चल रहा था राजधानी में, परिवर्तन और उनमें जो टोकन था, मुद्रास्फीति था, इस सबको ये चलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, ये नाकामयाब रहा, मतलब असफल रहा। इसी वजह से वो जाना जाता है कि असफल प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे। वो कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी यहाँ पर शासन में कुछ अपना शासन चलाने के लिए कुछ भी परिवर्तन लाने की प्रयास कर रहे थे, बट उसमें क्या हुआ कि ये नाकामयाब रह गए थे, मतलब उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से ये असफल रहा, जिससे इसको प्रसिद्ध कर दिया गया कि ये असफल प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कोई सा भी यहाँ पर कार्य कर रहा था तो उसमें ये असफल रहता था। तुगलक वंश के बाद आया कि सैयद वंश। तुगलक वंश कितने 1320 से 1414 के बीच में चला था। अब उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश कब से चला, 1414 से 1451 के बीच तक सैयद वंश का यहाँ राज्य बगडोर था। यह वंश कमजोर था और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की शक्ति घटने लगी। जब सैयद वंश का बारी आया यहाँ पर शासन के लिए, शासन करता था, उस समय ये वंश धीरे धीरे कमज़ोर होते गया और ये कमज़ोर था, जिससे कि धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की शक्तियाँ घटने लगी। तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में सैयद वंश का यहाँ पर राज था। यह वंश कमज़ोर था और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की शक्तियाँ घटने लगी। सैयद वंश के बाद आया आपका लोधी वंश। उसके बाद यहाँ पर किसका शासन चल रहा था, लोधी वंश का। 1451 से 1526 के बीच में लोधी वंश का यहाँ पर शासन चल रहा था। इसके जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश के मेन संस्थापक थे, और इनके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन थे, तो वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जिसे 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। कौन हराया था, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, किसको, इब्राहिम लोधी को। और यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है कौन सा, मोहम्मदन काल। मोहम्मदन काल के बाद आता है आपका मुगल काल। मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक चला।